इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति छाया हुआ है तो वो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। कैसे बने व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति? एक कॉमेडियन एक्टर कैसे बना यूक्रेन का राष्ट्रपति? तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की की इंटरेस्टेड कहानी। बिल्कुल एक फिल्मी कहानी है। आपने हिंदी सिनेमा में नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी जैसी ही कहानी है व्लादिमीर जेलेंस्की की। व्लादिमीर जेलेंस्की यहूदी धर्म से संबंधित है। यूक्रेन में यहूदियों को अल्पसंख्यक माना जाता है। हालांकि वहाँ इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, कौन किस कास्ट का कौन किस कास्ट का नहीं है, इससे वहाँ सब कोई मतलब नहीं है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की लॉ ग्रेजुएट हैं, अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है, लेकिन उनका जो बचपन से एक सपना था एक्टर बनने का, वो भी कॉमेडियन एक्टर बनने का उनका सपना था बचपन से। तो उन्होंने छोटे मोटे रोल स्टार्ट किए, सीरियल में रोल किए छोटे छोटे। धीरे धीरे उनको मूवियों में भी एक्टिंग का चांस मिला। उन्होंने अच्छा खासा फिल्मों में भी अपना प्रभुत्व जमाया और उनकी फिल्में हिट भी रहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया। वो वहाँ पे शो बनाते थे प्रोडक्शन हाउस में, अपने बड़े बड़े शो बनाने लगे और उनके शो हिट होने लगे। वहाँ पे यूक्रेन में एक फेमस चैनल है 1+1। ज़्यादा उनके बड़े बड़े शो 1+1 चैनल में ही दिखाया जाता था। अब धीरे धीरे इनके शो चलने लगे, हिट होने लगे, यूक्रेन में सब जगह देखे जाने लगे। इसी समय जो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उनको ऑफ़र मिला कि आप यूरोपियन संघ के देशों में शामिल हो जाइए, नाटो में शामिल हो जाइए। अब नाटो में शामिल होने का फ़ायदा क्या था कि 28 से 30 देशों का एक संघ है जिसका सपोर्ट यूक्रेन को भी मिलेगा अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वहाँ पे, वो रूस के इशारों पर चलते थे, जो पुतिन कहते थे उस हिसाब से उनका काम होता था। तो उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब ये बात जब यूक्रेन की जनता को पता चली तो उन्होंने राष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा विरोध किया और विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा। उसी समय चुनाव हुए, दूसरे राष्ट्रपति बने, लेकिन जो इस बार के राष्ट्रपति थे वो एंटी रूस काम कर रहे थे। मतलब रूस के हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। रूस क्या कह रहा क्या नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपने काम को किस हिसाब से करना है वो खुद डिसीजन ले रहे थे, और जो इसके पहले वाले थे वो रूस के डिसीजन के हिसाब से चल रहे थे। तो इनने क्या किया, रूस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ये बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानते। तो उन्होंने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया, क्रीमिया पर हमला करके उसको जीत लिया और उस पे कब्जा कर लिया। हालांकि क्रीमिया रूस का ही गिफ्टेड था। अब आगे क्या हुआ, क्रीमिया उनके कब्जे में हो गया। उसी समय 2015 में व्लादिमीर जेलेंस्की उन्होंने एक शो बनाया। शो का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल, और उस शो में एक कैरेक्टर था, एक टीचर बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा था और वो ये बता रहा था कि देश में नई नई चीज़ें कैसी लाई जा सकती हैं, नए नई चीज़ों का विकास कैसे किया जाता है। फिर उस शो में दिखाया गया देश में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस करप्शन को दूर करने के लिए वो टीचर बाद में चुनाव लड़ता है और प्रेसिडेंट बन जाता है यूक्रेन का। फिर वो करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। ये सारी चीज़ें शो में चल रही थी और ये शो 1+1 चैनल पर रिलीज़ हुआ, जो यूक्रेन का सबसे फेमस चैनल है। तो ये शो इतना ज़्यादा चला, पूरे यूक्रेन में शो की तारीफ़ हो रही थी और शो से ज़्यादा उस कैरेक्टर की तारीफ़ हो रही थी जिसमें टीचर का रोल निभाया। और टीचर का रोल किसने निभाया था? टीचर का रोल निभाया था व्लादिमीर जेलेंस्की ने। अब इस समय वो यूक्रेन के बिल्कुल हीरो बन गए, एक मॉडल बन गए।
लोग सोचने लगे कि काश ऐसा ही राष्ट्रपति हमारे देश में आए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब 2019 में वहाँ पे फिर से चुनाव होने थे, तो लोगों ने इन्हें सलाह दी, जो इनके प्रोडक्शन हाउस के लोग थे उन्होंने सलाह दी कि आप क्यों ना चुनाव लड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा अपने लोगों से कि देखिए, रियल लाइफ अलग चीज़ होती है, रियल लाइफ अलग चीज़ होती है। वहाँ मैं एक्टिंग कर रहा था, यहाँ मुझे एक्टिंग नहीं करनी, यहाँ मुझे सचमुच की चीज़ें करनी है। फिर कुछ दिन बाद जो 1+1 चैनल के ऑनर हैं, वो अरबपति हैं, उन्होंने भी उनको सलाह दिया कि आप आजमा के देखिए, करने में क्या जाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना मन बनाया। उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। प्रचार प्रसार करने का भी उनका तरीका बड़ा अनोखा था। प्रचार प्रसार उन्होंने पूरा सोशल मीडिया के ज़रिए किया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस था K95, उसके ज़रिए उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। चुनाव आया, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग सोचे नहीं थे, इवन जो उनकी अपोजिट पार्टी थी वो इनको बिल्कुल अनाड़ी और नौसिखिया बोल रहे थे कि ये क्या चुनाव जीतेगा। एक कॉमेडियन, चुनाव अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, टीवी सीरियल में काम करना अलग चीज़ है। तो उन्होंने इनको बिल्कुल हल्के में लिया। और जब वोटिंग हुई, रिजल्ट आया, तो यूक्रेन की जनता ने 73% वोट व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए। अप्रैल 2019 में व्लादिमीर जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति बने और जैसा उन्होंने जनता से वादा किया था, करप्शन, सुशासन, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सारे बड़े बड़े लोगों की, माफियाओं की लिस्ट बनाई और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि उनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, जैसे कि जो अरबपति थे 1+1 चैनल के मालिक, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सब चीज़ें हुई। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, बढ़िया शासन चल रहा था, जनता खुश थी। वहीं पे अब बात आती है, अब इनके जहन में भी वही बात आई नाटो में शामिल होने की, यूरोपियन देशों में शामिल होने की। रूस के खिलाफ ही काम करते थे, रूस से इनका कोई लेना देना नहीं था। रूस की नीतियां अलग थी, इनकी अलग थी। जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे वो रूस की नीतियों के अनुसार चलते थे। तो अब इन्होंने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया और ये बात पुतिन को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन नाटो में, यूरोपियन कंट्रीज़ में शामिल हो गया तो फिर मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बना पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। भले ही कितना मजबूत और ताकतवर देश हो रसिया, लेकिन नाटो का जो संगठन है 28 से 30 कंट्री हैं, तो एक साथ इतनी कंट्री खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता, है ना। एकता में शक्ति, यूनिटी की बात अलग होती है। और जैसे ही पुतिन को पता चला, यहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो गया कि ये नाटो में शामिल होना चाहता है। और 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने हमला कर दिया। हमला क्यों हुआ, लड़ाइयाँ क्यों हुई, लड़ाई कहाँ तक पहुँची, क्या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक क्या है, कौन कौन से देश न्यूक्लियर स्ट्राइक में शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।